हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके SSC GD एग्ज़ाम के लिए जीके और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को मिल के शेयर कीजिए, आप क्लास को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं इसकी क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, मिल के शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इससे पहले प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लड़कापन, लड़कईपन, लड़कपन या लड़काईपन। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। ठीक है फ्रेंड्स, जो लड़कपन है ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा मित्रता, बुढ़ापा, शत्रुता ये सब भी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सत्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। इसमें से बताइए कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो सच्चरित्रता है ये चरित्र शब्द से बना हुआ मूल शब्द है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चरित्र। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो माता, प्राण, लड़का, किताब। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा एक बहुवचन शब्द है आपको बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले इनमें से कि कौन सा एक शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो याद रखेंगे जो प्राण शब्द है ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राण। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। इसमें से बताइए कौन सा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपट। दोस्तों, जो कपट शब्द है ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, कपट। बाकी सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ठीक है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गिदड़नी, सॉरी गिदड़िन, गिदड़नी, मूर्खता, निद्रा। इसमें से बताइए कि गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीदड़नी। ठीक है, तो क्या होता है, गीदड़नी होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गीदड़नी। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। बताइए किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है।
दोस्तों याद रखेंगे, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यह कैसा वाक्य है? यह एक अपादान कारक का उदाहरण है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। ठीक है, किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संज्ञा। ओके, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, शत्रुता, मित्रता, बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, लड़कपन, बचपन। ठीक है, ये जितने भी उदाहरण होते हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा के होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शत्रुता। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो अपराध, अध्याय, स्वदेशी, स्थापना। इसमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। ठीक है, जो स्थापना शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, तो उसका भेद छांटिए। तो आपका जो है वाक्य दिया गया है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो जो कुछ शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि आलस शब्द का विशेषण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आलस शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो चौगुना, नया, तीन या कुछ। इसमें से बताइए कौन सा एक गुणवाचक विशेषण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया। देखिए, नया, पुराना, ठीक है, ये सब किसके होते हैं? ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो नया शब्द है ये एक गुणवाचक विशेषण है। ओके, चलिए, फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो इसमें से बताइए कि कौन सा एक शब्द विशेषण है? डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी,
निपट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो निपट शब्द है ये एक विशेषण है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निपट। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो बताइए फ्रेंड्स कि मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानवता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनता है, तो मानव शब्द से बनेगा मानवता। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मानवता। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो फ्रेंड्स बताइए उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। तो फ्रेंड्स बताइए उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स देखिए उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, तो उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। ठीक है, और उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, तो ये होता है हमारा विलोम, और ये हमारा होता है विशेषण। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो ये आदरणीय बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आदरणीय। ओके, चलिए फ्रेंड्स आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है कि आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनता है, तो ये आदरणीय बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आदर शब्द से आदरणीय विशेषण बनेगा। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि संस्कृति का विशेषण क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स संस्कृति का विशेषण क्या होता है, सांस्कृतिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सांस्कृतिक। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो इसमें से बताइए कि पशु शब्द का विशेषण क्या होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पशुत्व। ठीक है, तो पशु शब्द का कौन सा विशेषण होता है, तो ये पशुत्व होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पशु शब्द का विशेषण क्या होता है, पशुत्व। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। पृथ्वी के पर्यायवाची हमने आपको लगभग 10 से ज़्यादा भी बताए हुए हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा। ठीक है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रत्नगर्भा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स, चक्रवात, पावस, पवन, अनल, इसमें से बताइए कि अनिल का पर्यायवाची क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये पवन होता है। अनिल का विलोम क्या होता है? अनल होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शार्दूल, अहि, हिरण, कुरंग। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा एक मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्दूल। फ्रेंड्स, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो ये शार्दूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दूल होता है। ओके, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट से बताइए दोस्तों कि तनु का पर्यायवाची क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर। ठीक है, तो तनु का पर्यायवाची क्या होता है? शरीर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आपका अगला प्रश्न है पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। तो पिशाच, चुगलखोर, पसीना, बेईमान। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, चुगलखोर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये चुगलखोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पिशुन का पर्यायवाची होता है चुगलखोर। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। तो कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो भाई सब लोग क्लास को लाइक करें। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ क्लास को भी शेयर करें ताकि इसका जो है बेनिफिट और भी लोगों को मिले और क्लास को भी आप सपोर्ट कर पाएँ। बताइए कि कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कुसुमेश का पर्यायवाची होता है कामदेव। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, अंबुज, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये अंबुज होता है। देखिए, अंबुज अगर कह दे तो आपका कमल हो जाएगा। वहीं पे अगर अम्बुद की जगह आपका अगर अम्बुद आ जाए, ठीक है, अम्बुद, तो ये बादल का हो जाता है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केदार का पर्यायवाची शब्द है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। इसमें से बताइए फ्रेंड्स, केदार का पर्यायवाची क्या होता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे केदार का पर्यायवाची क्या होता है? तो केदार का पर्यायवाची होता है महेश। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महेश। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, नियति। तो फ्रेंड्स, नियति का समानार्थी शब्द इनमें से क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। तो फटाफट से बताइए फ्रेंड्स कि समानार्थी शब्द का इसमें से अर्थ क्या होता है, नियति का समानार्थी शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, भाग्य। ठीक है, तो नियति का अर्थ क्या होता है? नियति का अर्थ होता है भाग्य। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भाग्य। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपका सेम क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने शब्द दिया गया है नियति, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि नियति शब्द का अर्थ क्या होता है, भाग्य। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, या बुरी आदत का शिकार। आप ऑप्शन नंबर जो है इन्हीं तीन में से ही समझ गए होंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो तन पर नहीं लत्ता अर्थात कपड़ा, कि तन पर कपड़ा नहीं है, पान अलबत्ता। ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, झूठा दिखावा करना। ओके, चलिए तो दोस्तों हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथनानुसार कार्य करना। इसमें से बताइए फ्रेंड्स, गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो गुरु गुड़ चेला चीनी का यही अर्थ होता है कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना, या व्यापार में घाटा होना। बताइए, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरे काम में बुराई मिलना। ठीक है फ्रेंड्स, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ होता है बुरे काम में बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम अर्थात चर्म यानी कि खाल। ठीक है, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बताइए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो फ्रेंड्स, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, इसी का अर्थ होता है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ है।
तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ ना मिलना। बताइए, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम अधिक और फल कम। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसी का अर्थ होता है कि परिश्रम अधिक करना और फल कम मिलना। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे का अच्छे से संग होना। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। तो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसी का अर्थ होता है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले बताइए। चलिए पहले आपके ऑप्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस हैं फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना या हिनहिनाना। बताइए, इनमें से कौन सी एक अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुठलाना। अब देखिए, जितनी भी आवाज़ें होती हैं, चाहे पक्षी की हो या पशु की, ठीक है, इन सभी आवाज़ों को, ध्वनियों को बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, इन मतलब ऐसे वर्ड्स को अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब झुठलाना किसी भी जो है, ना ही पशु की आवाज़ है ना किसी भी पक्षी की, इसलिए ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। बिना ऑप्शंस के भी आप बता सकते थे कि ये जो वर्ड है आपका ऑप्शन वाला, जो आपका राइट आंसर है, इसको भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। बताइए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, धीरे धीरे। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, या यह काम तुमसे ही संभव है। तो किसमें भाववाच्य का प्रयोग है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे फल नहीं खाए गए ये जो है भाववाच्य क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उससे फल नहीं खाए गए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तुम यह काम मत करो। तो फ्रेंड्स, तुम यह काम मत करो ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक? तो फ्रेंड्स, तुम यह काम मत करो, ठीक है, ये जो शब्द है ये निषेधवाचक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निषेधवाचक। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। दोस्तों, हो सकता है राम का काम बन जाए ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है, इसमें संदेह है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही होगा, संदेहवाचक। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, यह एक संदेहवाचक का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संदेहवाचक। ओके, चलिए
साथियों जीके के जो हिंदी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं आपके लिए जीके का पोर्शन। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको ये हिंदी की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें, और दोस्तों जिन भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है वो एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं जीके का पोर्शन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका जीके का पहला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताना है कि शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो किससे है। आपके ऑप्शन हैं अनुसूचित जातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह या महिलाओं का सशक्तिकरण। तो फ्रेंड्स इसमें से बताइए कि शारदा अधिनियम का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वह किससे है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 बाल विवाह, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 28 दिसंबर 1929 को, याद रखेंगे 28 दिसंबर 1929 को। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों में पर्यवेक्षण कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद न्यायालय। बताइए अधीनस्थ न्यायालयों में पर्यवेक्षण कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स अधीनस्थ न्यायालयों में जो है पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये उच्च न्यायालय करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उच्च न्यायालय। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है काफी अच्छा है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बताइए आपके ऑप्शन से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। बताइए कि अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजद्रोह। ठीक है, तो क्या आता है राजद्रोह। अब अगर बात करें कि जो है किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है 124 मतलब जो आर्टिकल है 124 ए, तो ये जो है ए के जो है राजद्रोह द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब इसको बनाया कब गया था, तो इसको 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। कब, तो इसको जो 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, किस लिए बनाया गया था, तो राजद्रोह से संबंधित। इसमें ऐसा होता था कि जो इसमें आरोप सिद्ध व्यक्ति होता था उसको आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती थी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार किसी मुकदमों की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आपको अपने लैंग्वेज में बताते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऐसा कहा गया है जब उच्च न्यायालय अपना अतिक्रमण करने के लिए कुछ करती हैं तो जो निम्न अदालतें होती हैं, ठीक है, तो अगर उनको रोकना है तो वो क्या जारी करेंगी। आपके ऑप्शंस हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार प्रक्षा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिषेध। ठीक है, तो क्या जारी करती हैं, तो ये प्रतिषेध जारी करती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। तो न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस एम काटजू, जस्टिस वाई चंद्र, जस्टिस JS खेहर। इसमें से बताइए किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। देखिए फ्रेंड्स, जो न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह थे ये एक भारतीय अधिवक्ता और प्रशासक थे, ठीक है। और ये जो है वर्ष 1985 से 88 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें से बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसमें से बताइए किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूएसए। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये? तो ये यूएसए में हुआ था। अब न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना, इसी का अर्थ होता है न्यायिक समीक्षा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट है, ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताइए कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये केरल राज्य है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केरल। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी इस न्यायालय की, इस उच्च न्यायालय की? 1 नवंबर 1956 को। ओके, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल। इसमें से बताइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के किसी धनी व्यक्ति को, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो भारत में किसे कानून से ऊपर माना जाता है आपको बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, कोई विकल्प सही नहीं। देखिए जो भारत का जो कानून है, ठीक है, ये जो कानून का नियम है ये इसकी एक मूल अवधारणा है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आप कितने भी ऊंचे हों कानून आपके ऊपर है, मतलब आप कितने भी ऊंचे हों कानून आपके ऊपर है, ये कहता है कानून के नियम की अवधारणा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों के मान्य होते हैं। तो किसके फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या कोई विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय। तो भारत के उच्चतम न्यायालयों के जितने भी फैसले होते हैं उस सभी कोर्ट्स को मान्य होते हैं। ठीक है, अब किस अनुच्छेद के तहत मान्य होते हैं? तो अनुच्छेद 141 ऐसा जो है आदेश देता है, अनुच्छेद 141। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो बिजन मुखर्जी, AR सरकार, हरिलाल कानिया, YV चंद्रचूड़। इसमें से बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये थे हीरालाल कानिया, सर हीरालाल कानिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कब नियुक्त किए गए थे? 1950 से 1951 में। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी, तब क्या बताएंगे? देखिए, जब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे तो सब कुछ प्रथम ही होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सब कुछ प्रथम ही होगा। और न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने दिलाई होगी ना। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो कौन सा वो अधिकार है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन या एसोसिएशन या संघ बनाने का अधिकार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निजता अधिकार। ठीक है, तो निजता का अधिकार ऐसा अधिकार जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। बताइए, भारत के जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, इसका प्रमुख सलाहकार कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुख्यमंत्री। कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो संविधान के किस जो है पद के लिए महाभियोग का प्रस्ताव नहीं है, प्रावधान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यपाल। ठीक है, तो किस पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राज्यपाल। ओके, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो विधानसभा में सत्रावासन करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की या विधानसभा बुलाने की। तो राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं की जाती है या प्राप्त नहीं है, प्रदान नहीं की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विधानसभा स्थगित करने की। तो विधानसभा स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल को प्रदान नहीं होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताइए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको भी कई बार डिस्कस किया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसमें से बताइए किस सदन में, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? एमपी। तो मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय की पहचान कीजिए। तो इनमें से आपको नाम दिए गए हैं जैसे चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, या चरक, वात्स्यायन और वाघभट्ट। इनमें से भारत के जो है प्राचीन चिकित्सक कौन है वो आपको बताना है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ठीक है फ्रेंड्स, तो चरक, सुश्रुत और पतंजलि ये प्राचीन भारत के चिकित्सक हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आपका अगला प्रश्न है, श्री पेरम्बूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री माधवाचार्य, श्री बासवन्ना, श्री शंकराचार्य या श्री रामानुजाचार्य। इसमें से बताइए कि श्री पेरम्बूर किसका जन्म स्थल है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री माधवाचार्य। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये किसका जन्म स्थल है? तो श्री रामानुजाचार्य का स्थल है। अब पेरम्बूर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ओके, जो कि मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव संत की जो है ये जो रामानुजाचार्य है इनकी जन्मस्थली है। ओके, चलिए इसके अलावा इसमें से और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी जो मृत्यु थी वो भी यहीं हुई थी। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ सांची स्तूप नहीं है? तो रांची, सांची, भरहुत, धमेख। इसमें से कहाँ पे जो है स्तूप नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रांची। तो रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। रांची कहाँ पे? तो झारखंड में है। बाकी भरहुत, धर्मेख और सांची, इन सब में स्तूप पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अब हम देखते हैं फटाफट से आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो चीनी यात्रियों ने सबसे पहले भारत की ही यात्रा क्यों की है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें बौद्धों में रुचि थी। ठीक है, तो उन्हें बौद्धों में रुचि थी, इसीलिए जो चीनी यात्री थे वो सबसे पहले भारत आए थे। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, अदुंतपुरी, कांची। तो भारत का सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। तो वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है? फलित ज्योतिबा,
खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र या शरीर रचना विज्ञान? तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, किससे? खगोल विज्ञान से। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खगोल विज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि वराह मिहिर थे, तो वराह मिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन या एक प्राचीन खगोलविद? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इनके बारे में, तो आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि जो वराह मिहिर थे ये एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक प्राचीन खगोलविद। फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को शेयर करें आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक थे। तो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंकर, आर श्यामा शास्त्री या विलियम जोन्स? तो ये थे आर रामा शास्त्री। ठीक है, यहाँ पे श्यामा शास्त्री लिखा हुआ गलत है, आर रामा शास्त्री होना चाहिए। ठीक है, आर रामा शास्त्री। इन्होंने इस पुस्तक की खोज कब की थी? तो वर्ष 1905 में। ओके, चलिए अब ये किस पे आधारित है? तो यह प्राचीन भारत की शासन कला पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? बताइए कि भारत सरकार ने किस शासक के जो है प्रतीक से अपना चिन्ह अपनाया है? अशोक, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन, कनिष्क? सभी को पता है ये जो है अशोक के जो अशोक का एक इनके द्वारा बनवाया गया था, उससे जो भारत का चिन्ह प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक है, किससे लिया गया? सारनाथ से। ठीक है, निकट सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, अब किसकी प्रतिमा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंह की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए आपका अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास? बताइए पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था विष्णु शर्मा ने। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल? इसमें से बताइए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में यानी कि वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो कोझिकोड नगर क्या कहलाता है? तंजोर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट? इसको कालीकट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कालीकट। आपका अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम का अर्थ होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि मृच्छकटिकम, पहले तो आप ये जानिए कि मृच्छकटिकम की रचना किसने की। इंपॉर्टेंट है, की थी शूद्रक ने। ठीक है, आप बताइए कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है, तो मिट्टी की छोटी गाड़ी को मृच्छकटिकम बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी, वो भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? सही मेल नहीं खाता है? तो हर्षवर्धन, वेनसांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य? इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4,
विक्रमादित्य चैतन्य। तो ये विक्रमादित्य का संबंध चैतन्य से नहीं है। अब चैतन्य कौन थे? तो ये 16वीं सदी में भारत के एक हिंदू संत एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला इंडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो श्रुतवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, इंद्रवर्मन या अनिरुद्ध। तो फ्रेंड्स इसमें से बताइए, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शूद्रवर्मन। ठीक है, सॉरी, सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सूर्यवर्मन 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछे कब बनवाया गया था, तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए बताइए, कौन सा युग्म गलत है? वेनसांग चीन, इब्न बतूता मोरक्को, मेगानेस्थनीज यूनान या फाहियान मलेशिया। तो फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फाहियान मलेशिया। तो फाहियान का संबंध मलेशिया से नहीं बल्कि चाइना से है, चीन से। ठीक है, तो फाहियान का संबंध कहाँ से है? तो चीन यानी कि चाइना से है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा, फाहियान मलेशिया। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स बताइए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अगर आपसे पूछे कि योग जो है भारतीय दर्शन में कितने प्रणालियों के दर्शन होते हैं, तो इसमें 6 प्रणालियों के दर्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? आपके ऑप्शंस हैं छंदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद या केनोपनिषद। तो फ्रेंड्स ये जो उल्लेखित है ये कंठोपनिषद में है। किसमें है? कंठोपनिषद में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंठोपनिषद। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, सोन, गोमती, यमुना। इसमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 1 इंद्रावती, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो इंद्रावती गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, जो इंद्रा नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बल्कि ये गोदावरी नदी की है। किसकी है? गोदावरी नदी की। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप बिना ऑप्शंस के बताएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंगा नदी को। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसको घोषित कब किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। याद रखेंगे कब? तो इसको जो है 2008 में घोषित किया गया था। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो किस नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है? झेलम, चेनाब, इंडस, रावी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेनाब नदी पे। ठीक है, तो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो चेनाब नदी पे। ओके, और ये जो है कहाँ से निकलती है? तो ये वारालाचा दर्रे से निकलती है। ओके, चलिए
तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। सेफ रहें, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।